दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया के लगभग सभी लोग खत्म हो चुके थे। तब सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी जिसके साथ उसका एक स्टूडेंट था। अब ये दोनों मिलकर कैसे एक बच्चा पैदा करते हैं और वापस जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं, ये देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हम जिमी जहरीले नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मैकेनिक के साथ किसी गाड़ी को ठीक कर रहा था। तभी वहां का रेडियो बजने लगता है जिसमें खबर आ रही थी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लेकिन तभी वह मैकेनिक उस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब बकवास है, अगर सभी लोग मरने ही वाले हैं तो मैं मुट्ठी मारकर मरना चाहूंगा। इसके बाद हम अलवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बाप से मिलने के लिए दूसरे शहर जा रही थी। आगे जब वो अपने बाप के शहर पहुंच जाती है तभी वो अपना फोन निकालती है और सभी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। इसके बाद वो अपने बाप से मिलती है जो एक गुफा के अंदर रहता था। अलवा पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। बाप कहता है कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। धीरे धीरे यहाँ का तापमान बदलते जा रहा है, जैसे प्रकृति में कह रही हो कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। अलवा पूछती है कि इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हो, जिस पर उसका बाप उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताने लग जाता है। अब अपने बाप से मिलकर अलवा वापस शहर में आ जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात जिमी जहरीले से होती है। हम देखते हैं कि अलवा जिमी जहरीले की इंग्लिश टीचर है। वहीं पर जिमी की माँ भी होती है, जिसे अलवा कहती है कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और जल्दी ही वो अंग्रेजी भी सीख जाएगा। इसी दौरान वहां पर कुछ आवारा बच्चे आते हैं और जिमी से कहते हैं कि काल ये क्या घूर रहा है, जिस पर जिमी की माँ उन्हें कहती है कि बीचडी वालों यहाँ पर राव मैं बताती हूँ। जिसको देखकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। आगे अलवा अपने घर पर आती है, जहां पर वो देखती है कि उसका बाप वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से बार्सिलोना जा रहा हूँ। वहीं अलवा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिमी जहरीले को देखते हैं, जिसे उन हरामी लड़कों ने दबोच लिया था और अब वो उसकी गींद मार रहे थे। वो उसे उठाकर तालाब में फेंकने ही वाले थे कि तभी अलवा वहां से गुजर रही होती है, जो उन्हें वहां पर देख लेती है। वो जिमी जहरीले को बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक वो उसे तालाब में फेंक चुके होते हैं। तभी अलवा भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाती है। हम देखते हैं कि जिमी जहरीला धीरे धीरे गहराई में जाने लगता है और उसके पीछे पीछे अलवा भी होती है। वहीं बाहर बहुत तेज लाल रंग की बिजली कड़क रही थी, जिसे रेड स्टॉर्म कहा जाता है। ये बिजली जमीन के साथ साथ पानी में भी गिरने लगती है, पर क्योंकि जिमी और अलवा पानी में बहुत नीचे थे तो उन्हें इसका पता नहीं चलता। कुछ देर बाद जब अलवा जिमी को बचाकर ऊपर लेकर आती है तो वो देखती है कि पूरा आसमान लाल हो चुका है, साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है जिसने लगभग सभी चीजों को खत्म कर दिया है। आगे अलवा जिमी को होश में लाती है और ये लोग देखते हैं कि हर जगह पर बिजली कड़क रही है। जिसके बाद ये दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां आने के बाद ये देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है और वहां पर रहने वाले सभी इंसान मारे जा चुके हैं। तभी जिमी भागकर वहां अपनी माँ को ढूंढने लगता है और तभी वो देखता है कि उसकी माँ की लाश मलबे के नीचे दबी हुई है। जिमी ये देखकर बहुत रोता है, लेकिन जैसे ही अलवा उससे पीछे खींचती है, उस बिल्डिंग में एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है। अब अलवा को पता था कि शहर में तो कुछ नहीं बचा, इसलिए वो जिमी जहरीले को लेकर अपनी बाप की बनाई हुई गुफा में आ जाती है। आगे वो जिमी को कुछ कपड़े और कंबल देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अलवा अपने घर पर आती है और देखती है कि उसका घर भी तबाह हो चुका है। जिसके बाद वो अपने फार्म हाउस आती है और फोन निकलकर अपने बाप को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। तभी वो जिमी से कहती है कि तुम रेडियो चेक करो और वो खुद लैपटॉप चेक करने लगती है, लेकिन उसके लैपटॉप में चार्ज नहीं होता। आगे वो सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और अपने बाप को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप फोन नहीं उठाता। अब अलवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आगे वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी जिमी एक पुलिस कार के पास जाता है और उसकी डिक्की मैन से एक बंदूक निकालता है, पर तभी अलवा वहां पर आकर उसे वापस रख देती है और कहती है कि अब हम बार्सिलोना जा रहे हैं। तभी अलवा की नज़र एक स्कूटर पर पड़ती है। वो उसे स्टॉप करने की कोशिश करने लगती है,
लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। आगे ये दोनों वापस अलवा के घर आ जाते हैं, जहां पर अलवा पनी चोट पर पड़ती करती है। जिसके बाद वो फोन निकाल कर रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो बताती है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और बस मैं और ये काला बच्चा जिमी ही जिंदा बचे हैं। आगे वो पनी बाप की डायरी पढ़ने लगती है, जिसको पढ़ने के बाद उसे इस एहसास होता है कि उसका बाप बिल्कुल सही कह रहा था। हम इंसानों ने प्रकृति की खूब गेंद मारी है और अब प्रकृति हमारी गेंद मार रही है। अलवा अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। जिसके बाद वो सब कुछ बंद करके सो जाती है। फिर रात में जिमी जहरीला उसके पास आता है और देखता है कि अलवा की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अलवा उससे कोई जवाब नहीं देती। तभी वो उसकी चोट को देखता है और ये देखते ही उससे पता चल जाता है कि अलवा को इन्फेक्शन हो गया है। तभी अलवा कहती है कि मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए। जिमी कहता है कि मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन अलवा उसे अकेले बाहर जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं सुबह खुद ले आऊंगी। जो कहकर वो सो जाती है, लेकिन जिमी फिर भी बाहर आ जाता है और एंटीबायोटिक्स लाने के लिए निकल पड़ता है। जिमी की भी फटी पड़ी थी, क्योंकि वो कभी भी अकेला कहीं नहीं गया था, लेकिन अलवा की जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिमी वो दवाई लेकर आ जाता है और उस इंजेक्शन को अलवा के पिछवाड़े में घुसाकर उसे वो दवाई लगा देता है। इसके बाद वो बाहर आकर अपने टूटे हुए घर को देखने लगता है, जहां पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। आगे वो गैराज में जाकर उस ट्रैक्टर को देखने लगता है, जिसको वो लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अलवा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका जख्म ठीक हो चुका है। तभी जिमी उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। कहता है कि शुक्र है तुम ठीक हो गई। रात को फिर से अलवा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करती है और कहती है कि मुझे कैसे भी करके बार्सिलोना पहुंचना ही है। फिर अगली सुबह जब जिमी जहरीली की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि अलवा वहां से गायब थी। तभी उसकी नज़र बेडशीट पर पड़ती है। 5:59 जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर जिमी डर जाता है। उसे लगता है कि शायद अलवा के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी वो साइकिल लेकर उसे इधर उधर ढूंढे निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे अलवा भी वहां पर मिल जाती है। जिमी उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर अलवा कहती है कि हाँ, मुझे क्या होगा। तभी जिमी की नज़र अलवा की थाइस पर पड़ती है और वो देखता है कि वहां पर खून लगा हुआ था। जिमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, तुम्हारी गुफा में से तो खून निकल रहा है। तभी अलवा हंसते हुए उसे कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। जिमी पूछता है कि ये पीरियड क्या होते हैं। अलवा कहती है कि जब लड़कियां जवान हो जाती है तो उनकी पिंकी मेंस से महीने में एक बार खून आता है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। जिमी कहता है कि अच्छा, मतलब अब तुम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो। अलवा कहती है कि हाँ। जिमी कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए, जो कहकर वो उसकी चूचियां दबाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी अलवा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन हम जिमी जहरीले को देखते हैं, जो एक बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी अलवा वहां पर आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये बंदूक कहाँ मिली। जिमी कहता है कि पुलिस वालों की कार में। अलवा कहती है कि इसे वापस रखा हो। जिमी कहता है कि नहीं, इस धरती पर सिर्फ मैं ही मर्द बचा हूं और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। जो कहकर वो वहां से चला जाता है। अब देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और अब अलवा भी समझ चुकी थी कि उन दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए अब इन दोनों को अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी। आगे अलवा अपनी बाप की डायरी पढ़कर सीखती है कि उसे पौधे कैसे उगाने हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है। साथ ही वो ये सारी चीजें अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर रही थी। अब देखते ही देखते काफी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जिमी जहरीला अब जवान हो चुका है। उसने अपनी बॉडी भी बढ़िया बना ली थी, जिसको देखकर अलवा हमेशा गीली हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खुद पर कंट्रोल कर लेती थी। उधर जिमी तो हमेशा से ही अलवा की लेना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में उससे बात कर सके। फिर एक दिन हम अलवा को देखते हैं, जो पौधों को पानी दे रही थी। वहीं पर जिमी भी था, जो दूरबीन से इधर उधर देख रहा था। तभी अलवा वहां पर अपने कपड़े बदलने लगती है, जिसको जिमी भी देख लेता है और उसकी चूचियों को देखकर जिमी के शरीर में आग लगने लगती है। वही अलवा भी कुछ कम नहीं थी। वो जब भी कोई काम करती, वो मदद करने के लिए जिमी को अपने पास बुलाती,
जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को छूने लगती, लेकिन अब जिमी की तड़प कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। इसलिए वो मौका देखकर अलवा को केस कर लेता है और वहां से भाग जाता है। वहीं अलवा को भी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। आगे रात होते ही वहां बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे इनका गार्डन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। वहीं अलवा बाहर गार्डन को ठीक करने आती है, पर तभी उसके पीछे पीछे जिमी भी आ जाता है। अलवा देखती है कि उनका पूरा गार्डन तबाह हो चुका था, इसलिए वह जिमी से कहती है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सुबह होते ही अलवा ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है। वहीं जिमी भी वहां पर उस ट्रैक्टर को लेकर आता है, जिसको उसने ठीक कर दिया था। अब ये देखकर अलवा बहुत खुश हो जाती है और जिमी जहरीले को गले लगा लेती है। आगे ये दोनों ट्रैक्टर में बैठते हैं और बार्सिलोना के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। अब यहां पर पहुंचते ही आगे अलवा बार बार अपने बाप को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप अभी भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। अब आखिर में अलवा ये मान ही लेती है कि उसका बाप अब मर चुका है, लेकिन वही जिमी कहता है कि इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते, हम उनको ढूंढते रहेंगे। आगे पूरा शहर घूमने के बाद ये दोनों बार्सिलोना के स्टेडियम में आते हैं। जिमी देखता है कि ये पूरा स्टेडियम तबाह हो चुका था, जिसके बाद वो एक फुटबॉल निकालकर वहां पर खेलने लगता है। वही अलवा ऑडियंस में बैठकर उसके लिए चेयर करती है और तभी जिमी अपना पहला गोल मारता है। अलवा कहती है कि तुम ये वापस करो, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। फिर जिमी वापस से गोल करता है और अलवा उसे रिकॉर्ड करने लगती है। आगे जिमी अपनी टी शर्ट ऊपर करके खुशी से नाचने लगता है। तभी अलवा उसके शरीर को देखकर फिर से गीली होने लग जाती है। जिमी को लगता है कि अब तो आगे जिमी वापस से गोल करने लगती है। तभी अलवा उसे रिकॉर्ड करने लगती है और वहां से चली जाती है। 5:49 रात होने पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। तभी अलवा जिमी से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे गोरी बनाना चाहते हो और शायद मैं भी यही चाहती हूँ, जो कहकर वो जिमी जहरीले को चूसना शुरू कर देती है। अब जिमी भी फॉर्म में आ चुका था, जिसके बाद वो उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। अब उस रात के बाद से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर टाइम बीतता है और ये समुंदर के किनारे अपना एक घर बनाते हैं और वहीं पर अपना जीवन बिताने लगते हैं। तभी एक दिन अलवा जिमी से कहती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनकर जिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे अलवा लाइब्रेरी से चाइल्ड बर्थ की कुछ किताबें लाती है ताकि उसे पता चल सके कि बच्चे का कैसे पैदा करना होता है। वहीं जिमी अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लाता है। फिर एक रात जब अलवा अपने बाप की डायरी पढ़ रही थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। वह उठकर जिमी के पास जाती है और कहती है कि मेरा लेबर पेन शुरू हो चुका है। तभी जिमी उसे आराम से टेबल पर लिटा देता है, जिसके बाद वह दोनों मिलकर बच्चे की डिलीवरी करते हैं। हम देखते हैं कि अलवा को एक बेटा होता है, जिसका नाम ये लोग काई रखते हैं। अब बच्चा होने पर ये दोनों बहुत खुश थे और दिन रात सिर्फ उसी के साथ रहते थे। फिर एक दिन अलवा को समुंदर के अंदर एक बोट दिखाई देती है। अलवा उसको देखकर चिल्लाने लगती है और उसे लग रहा था कि शायद उस बोट में कोई हो सकता है। वो जिमी को वहां पर बुलाती है, लेकिन उस बोट को देखने के बाद जिमी कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ में खुश हैं। लेकिन अलवा उसकी नहीं सुनती। उसे लग रहा था कि शायद बोट पर उसका बाप है। आगे वो समुंदर के किनारे एक आदमी को देखती है और उसे लगता है कि ये उसका बाप हो सकता है, पर देखने पर वो आदमी कोई और होता है। आगे जब उस आदमी को होश आता है तो वो बताता है कि मेरा नाम जॉनी दलाल है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहता है कि मैं एक आइलैंड पर रह रहा था और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं ये बोट लेकर लोगों को ढूंढने निकल जाता था। अब तुम लोग मिल गए तो मैं खुशी खुशी वापस जा सकता हूँ। पर तभी अलवा कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ भी रह सकते हो। लेकिन जिमी जहरीले को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब उसका सड़ा हुआ मुझ देखकर जॉनी भी समझ जाता है कि ये मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहता। इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आइलैंड पर ही ठीक हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों से गले मिलता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब ये देखकर उन दोनों को उस पर तरस आ जाता है और ये जॉनी को यहीं पर रोक लेते हैं। आगे जॉनी दलाल इन्हें कई तरह की चीजें सिखाता है, क्योंकि वो इन सब में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था।
लेकिन जब भी जॉनी अलवा के करीब होता, जिमी की जलकर कोयला हो जाती। फिर एक दिन जब अलवा अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी जॉनी दलाल उसे छुपकर देख रहा था। 12:18 तभी वहां पर जिमी आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉनी कहता है कि मैं मुत मार मार कर परेशान हो चुका हूँ। अगर मुझे कोई गुलाबी मिल जाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तभी जिमी उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी बोट अब तैयार हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। अब ये बात जॉनी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वह उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार मेरी बोट पर चलोगे, मैं तुम्हें अपनी बोट दिखाना चाहता हूँ। अब अलवा उसकी बात मान जाती है और वो सभी जॉनी की बोट पर जाकर मस्ती करने लगते हैं। आगे जॉनी उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। अब जिमी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन अलवा के कहने पर वो रुक जाता है। आगे जॉनी प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाता है और ये सभी उस फिल्म को देखने लगते हैं। अगली सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये लोग समुद्र से काफी दूर तक आ चुके हैं। जिमी कहता है कि ये भीस्टी वाला जॉनी गद्दार है। वो अलवा को उठाने के लिए जाता है, पर तभी जॉनी उस पर हमला कर देता है और उसे समुद्र में गिरा देता है। तभी वहां पर अलवा आती है और जिमी को पानी में देखकर वो भी समुद्र में कूद जाती है। फिर जब वो उसे बचाकर ऊपर लेकर आती है, तभी वो देखती है कि जॉनी दलाल वहां से जा चुका है और उसकी बोट पर उसका बेटा भी था। आगे वो दोनों वहां से अपने घर पर वापस आते हैं और हम देखते हैं कि जिमी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि जॉनी उनके बच्चे को लेकर कहाँ गया होगा। जिसके बाद ये लोग पता लगाने लगते हैं कि जॉनी दलाल कौन से आइलैंड पर रहता है। आगे जिमी अपनी एक पुरानी बोट को ठीक करता है, पर तभी अलवा वहां पर आती है। आगे ये लोग उस आइलैंड पर आते हैं जहां पर इन्हें काय के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों छुपकर देखते हैं कि इनका बच्चा कहां पर है और तभी वहां पर जॉनी भी आ जाता है। अलवा जिमी से कहती है कि इसकी गाइड पर गोली मार। जिमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये आदमी यहाँ पर अकेला है, अगर हमने इसे मारा तो हम लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो कहता है कि मैं जॉनी दलाल के पीछे जाता हूँ और तुम जाकर काय को संभालो। लेकिन अलवा जैसे ही काय के पास जाती है, वो देखती है कि उसने काय को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। अलवा उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खोल पाती। उधर जिमी जॉनी का पीछा कर रहा था, पर तभी वहां पर अलवा आती है और कहती है कि उन्होंने हमारे बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया। जिमी कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं काय को निकाल कर लाता हूँ। लेकिन तभी उसे काय के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो पीछे मुड़ जाती है। इसी दौरान जॉनी दलाल वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। वो अलवा पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। आगे वो उन दोनों को बांध देता है और उन्हें कहता है कि मैं तो तुम दोनों के साथ प्यार से रहना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करी। अलवा कहती है कि अगर तुम मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो तो हम लोग फिर से एक साथ रह सकते हैं। अब ये सुनकर जॉनी अलवा को आजाद कर देता है और उसे नीचे ले जाता है।